Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 96। चेन जी हान ने अपना सिर झुकाया और हल्के से हंसते हुए मेरे सामने एक कदम बढ़ाया। क्या तुम इसे दोहराना चाहते हो? उसने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा और अपनी जेब से काले चमड़े के दस्ताने निकाले। उसने बहुत धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक उन्हें पहना, मानो इस प्रक्रिया में वह बेसुध हो गया हो। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि वे अपने साथ दस्ताने क्यों रखते हैं, जबकि मैंने उन्हें कभी पहने हुए नहीं देखा था। उन्होंने बस इतना कहा कि ये अतीत की निशानी है। मैंने इस बारे में उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। हर किसी को अपने राज रखने का अधिकार है, लेकिन अब जब मैंने उन्हें दस्ताने पहनते देखा तो मुझे हैरानी हुई। मेरे जानने वाले चेन जी हान दस्ताने पहनते ही बिल्कुल एक अलग इंसान बन गए। कलाई पर आखिरी झटका लगते ही ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर एक दीवार खड़ी हो गई हो। नहीं, उसने बनावटी नरमी से कहा। मुझे लगता है मेरी रखेल के बारे में कुछ था। उसने अपने हाथ बगल में रखते हुए और सामने खड़े आदमी को देखते हुए कहा। चेन जी हान के मुकाबले वह आदमी काफी छोटा था। उसका पेट निकला हुआ था और गले में सोने की चेन थी। उसकी रंगीन, बड़े अक्षरों वाली बटन वाली शर्ट के साथ उसे गंभीरता से लेना मुश्किल था। हालांकि कभी कभी जो लोग मजाक लगते हैं वे बहुत बड़ा खतरा होते हैं। जब महिला ने दोबारा उसका हाथ झटक दिया तो उस आदमी ने उपहास किया। वुलोंग, महिला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और कुछ नहीं बोला। मैं इसका ख्याल रखूंगा, वुलोंग ने उसके हाथ पर थपथपाते हुए कहा, जो उसकी बांह पर टिका हुआ था। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चेन जी हान के पास गई और जैसे ही मैं उससे सटी, मैंने देखा कि वह हल्का सा झिझका। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्यों झिझका, जबकि वह मुझे और ज्यादा छूने लगा था। मैंने इस बात को बाद में चर्चा करने के लिए टाल दिया। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी चिंता करो, मैंने कहा और अपना वजन थोड़ा इधर उधर किया, क्योंकि चेन जी हान ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए थे। या उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि हमने उस पर गोली चलाई थी? मैंने हंसते हुए एक बार फिर बंदूक निकाली और उस औरत पर निशाना साधा। मुझे दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले लोगों से ज्यादा नफरत किसी और से नहीं थी। मेरी राय में, अगर हर कोई सिर्फ जिंदा रहने पर ध्यान दे और फालतू की बातें न करे, तो दुनिया का अंत कहीं बेहतर जगह होगी। लेकिन फिर भी हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले तो होते ही थे। और सच कहे तो इस ड्रामे को होते देखना अच्छा लगता था, खासकर तब जब आपके पास टीवी न हो और इसमें आपका कोई लेना देना न हो। मेरे सामने खड़ा वुलोंग, जब मैंने अपना हाथ हिलाकर उस औरत जिसका नाम मुझे अभी तक पता नहीं था की जगह उस पर निशाना साधा, तो वह जरा भी नहीं हिला। उसकी प्रतिक्रिया न देखकर उसके प्रति मेरी राय और भी पक्की हो गई। क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि एक औरत के लिए मर जाओगे? मैंने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए पूछा। नहीं, उसने मुझे आश्वस्त किया, लेकिन वह मेरी औरत है। मैं इस बात का सम्मान कर सकता था कि वह अपनी साथी का साथ देगा, भले ही उसे पता हो कि लड़ाई में उसकी हार होगी। मैंने सिर हिलाते हुए पूछा, तो आप इसे कैसे शुरू करने का सुझाव देते हैं? हम संघर्ष करते हैं, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। तुम नहीं जीतोगे। चेन जी हान मेरे बगल में अविचलित खड़ा रहा और लियू वेई मेरे दूसरी तरफ आ गया। उसके कंधे पर वह बेसबॉल बैट था जो चेन जी हान ने उस महिला से लिया था। हमसे ज्यादा लोग हैं, वुलोंग ने बताया। हाँ, मैंने सहमति जताते हुए कहा, संख्या पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह अकेले ही तुम्हारे सारे आदमियों को मार गिरा सकता है, मैंने चेन जी हान की ओर इशारा करते हुए कहा। हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप मुझे कम आंक रहे हैं, वुलोंग ने गंभीरता से मेरी ओर देखते हुए कहा। और मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यही सोचते हो कि तुम एक छोटे तालाब में एक बड़ी मछली से ज्यादा कुछ नहीं हो, मैंने बिना डरे जवाब दिया। क्या गोल्डन फीनिक्स का आपके लिए कोई महत्व है? उसने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए पूछा, मानो वह मुझे पहले से ही आगाह करने की कोशिश कर रहा हो कि हम किस तरह के काम में हाथ डालने जा रहे हैं। क्या लाल ड्रैगन का तुम्हारे लिए कोई महत्व है? लियू वेई ने धीरे से बल्ले को एक छोटे से घेरे में घुमाते हुए पूछा, मानो वह अपनी कलाई को स्ट्रेच कर रहा हो। आखिरकार दोनों की बात समझकर बेवकूफ आदमी। मैं चुप रहा और जवाब का इंतजार करने लगा। वे यहाँ नहीं हैं, वुलोंग ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मैंने उन आदमियों के बीच की नोकझोंक देखी और आंखें घुमाई। इसमें मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक समय लग रहा था और मुझे अभी भी कुछ सामान लेना बाकी था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हाँ, है, मैंने अपना हाथ घुमाते हुए कहा, जो मुझे यकीन था कि जल्दी करो का सार्वभौमिक इशारा था। लेकिन दिन के अंत में केवल वही मायने रखता है जो आखिर तक टिका रहता है। इसलिए
अगर बात लड़ाई तक पहुंचती है तो मुझे बता देना, अगर नहीं तो हमारे रास्ते से हट जाओ। हमारे पास इस दिखावे की प्रतियोगिता में समय बर्बाद करने से कहीं ज्यादा जरूरी काम है। इस बार सभी आदमी मेरी तरफ देखने लगे। क्या? मैंने झल्लाकर कहा, मैं थकी हुई हूँ, मुझे भूख लगी है और बाकी लड़कों और उस कमीने से मिलने से पहले हमें अभी और खरीदारी करनी है। मेरी इस हरकत पर लियू वेई हल्की सी हंसी हंस पड़ी। ठीक है प्रिय, हमें खेद है, वुलोंग ने उसके जवाब पर उपहास किया। क्या तुम एक औरत को अपने अंडकोश से अपना नेतृत्व करने दोगे? उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मानो उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास न हो कि ठीक यही चीज उसके साथ भी हो रही है। ये औरत मेरे शरीर के किसी भी हिस्से का, यहाँ तक कि मेरे अंडकोश का भी स्वागत करती है। लियू वेई हंसते हुए बोला, मानो उसे लगा अपमान हो गया हो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक बार जब वह किसी स्थिति से निपट लेती है तो वह उसे और सुझाने के बजाय उसमें आग लगा देगी। मैं तुम्हें इससे बचने का रास्ता दे रहा था, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो। वुलोंग ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और मेरा काम हो चुका था। अगर ये दिन और लंबा चलना था तो मुझे आइसक्रीम अपने पास ही चाहिए थी। अपनी बंदूक को एक तरफ रखकर मैंने चुपके से आग को बुलाया और एक बार फिर अपने हाथों में आग लगा ली। तुम लोग बंदूक की लड़ाई में चाकू लेकर आना चाहते हो, तो देखते हैं आखिर में कौन खड़ा रहता है। एक कदम आगे बढ़ाते ही लियू वेई ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया। किसी के ध्यान देने से पहले ही मैंने जल्दी से आग बुझा दी और उसकी तरफ देखा। हम तुम्हें हमारी सारी लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़ने दे सकते, उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा और फिर चेन ज़ी हान की ओर सिर हिलाया। मैंने उस आदमी को इतनी तेजी से चलते कभी नहीं देखा था। 1 मिनट से भी कम समय में उसने वुलोंग के 3 आदमियों को ढेर कर दिया, हर एक को जबड़े पर एक ही मुक्के से। वे आदमी आलू की बोरी की तरह गिर पड़े, जिससे चेन ज़ी हान को अगले आदमी की ओर बढ़ने का मौका मिल गया। चौथे आदमी ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन चेन ज़ी हान ने उसे जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर तब तक वार करता रहा जब तक कि खून और दांत गली में चारों ओर बिखर नहीं गए। क्या ये बुरा है कि इसे देखते हुए मेरे अंदर का एक हिस्सा उत्तेजित हो गया। मैंने लियू वेई की तरफ देखा, लेकिन उस आदमी की निगाहें मुझसे हटी ही नहीं। जब 5वें व्यक्ति ने चेन ज़ी हान को चौथे से दूर खींचने की कोशिश की तो चेन ज़ी हान ने पलटवार किया और उसका अपरकट इतना जोरदार था कि 5वां व्यक्ति लगभग पीछे की ओर उड़ गया। चौथे व्यक्ति से पूरी तरह विचलित होकर 5वां व्यक्ति नॉकआउट हो चुका था। चेन ज़ी हान बिना थके खड़ा हो गया। अपने दस्ताने ठीक करते हुए उसने बाकी बचे 5 आदमियों को ऐसे देखा जैसे कोई शेर लकड़बग्घे को देखता है। वे उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, बस एक झुंझलाहट थे। अब यह उनकी मर्जी थी कि वे भी दूसरों की तरह मार खाना चाहते हैं या नहीं। वुलोंग ने चेन ज़ी हान को गौर से देखा जब वह मेरे पास लौटा, इस बार मेरे पीछे और थोड़ा दाहिनी ओर खड़ा हुआ। ये कौन है? उसने पूछा। पहली बार उसके चेहरे पर सतर्कता का भाव आया। चेन ज़ी हान, लियू वेई ने हमारे सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए सरल शब्दों में कहा। रेड ड्रैगन सिंडिकेट का। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही वुलोंग घुटनों के बल बैठ गया। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, उसने हकलाते हुए कहा और एक पल के लिए बगल में बैठी महिला को घूर कर देखा। लियू वेई ने उसकी माफी के जवाब में बस सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लियू वेई ने ऐसे कहा जैसे इस पूरी घटना का उससे कोई लेना देना ही न हो। वुलोंग, जो अभी भी लियू वेई के सामने घुटनों के बल बैठा था, डर के मारे कांप उठा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, बेशक। लियू वेई ने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, उसे क्या कीमत चुकानी चाहिए? मैं पूरी तरह से अचंभित होकर उस आदमी की तरफ देखने लगा। मेरा उनकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था और मुझे उनके विषय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कीमत? क्या कीमत? मैंने चेन ज़ी हान की ओर देखा, उम्मीद थी कि वह मेरी मदद कर पाएगा, लेकिन वह आदमी बेपरवाह होकर आगे देखता रहा, मेरी ओर देखने तक से इनकार कर दिया, जबकि मैं जानती थी कि वह मेरी घूरती निगाहों को महसूस कर सकता है। लियू वेई की ओर देखते हुए मैंने घबराकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह बस मुस्कुराया, कोई बात नहीं मेरी रानी, चूंकि जाहिर तौर पर मेरे अंडकोश आपके पास हैं, इसलिए इस आदमी का फैसला आपको ही करना चाहिए। अध्याय 97। ये क्या बकवास है? इस आदमी की कही बात के लिए मुझे सज़ा क्यों मिलनी चाहिए? ये कैसे जायज़ है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यही सज़ा मिल सकती थी कि मुझे अपना सामान छोड़ना पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये माफिया स्टाइल की सज़ा होगी। उंगली काटना? नहीं, ये गलत आपराधिक संगठन है। मुझे इस बात का डर सताने लगा था कि लियू वेई मुझसे क्या उम्मीद कर रही होगी।
मैंने कुछ खतरनाक कहने के लिए मुंह खोला, जैसे तुम्हारे बगल वाली औरत का सिर, लेकिन मेरे मुंह से निकला, तुम्हारे सामान का आधा हिस्सा। मैं शर्म से जम गया और चाहता था कि जमीन मुझे निगल ले, तभी वो लॉन्ग ने अविश्वास भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। यहाँ तक कि लियू वेई भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मैंने उसे धीरे से हंसते हुए सुना। यहाँ तक कि गंभीर स्वभाव वाले चेन जी हान ने भी मेरी बात सुनकर अविश्वास में एक हल्की सी हंसी निकाली। मैं अपनी बात से पीछे हटना चाहता था और ये दिखावा करना चाहता था कि मैंने अभी अभी ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह मेरे फैसले पर कायम रहने से भी बदतर होता, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा और बस अपनी भौहें ऊपर उठा ली, जैसे कि मैं ये बात जानबूझकर कह रहा था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खैर, तुम्हारे लिए तो यही सबसे बुरी सज़ा है जिसकी कल्पना की जा सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सामान छोड़ने से बेहतर मरना समझते हो, लियू वेई हंसते हुए बोला और मुझे ऐसी नज़र से देखा जिससे शायद मैं थोड़ा पिघल गया। लेकिन साफ साफ कहूँ तो मैं उस आदमी पर बहुत गुस्सा था और उसकी मासूमियत भरी आंखें या उसकी आंखें जो भी थीं, मेरा गुस्सा शांत नहीं कर सकती थी। शायद मरना आसान है, बिना सामान के जीना मुश्किल, मैंने ऐसे कहा जैसे यह बात सबको पता हो, और मेरे लिए तो ये बिल्कुल स्पष्ट था। वैसे भी मरने के बाद सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिवाय मेरे जैसे किसी व्यक्ति के जिसे बार बार मौत के मुंह से वापस आने की आदत हो। ऐसे में पहले से जमा किया हुआ सामान होना वाकई कमाल की बात होगी। वुलॉन घबराकर अपना सिर हिलाने लगा, शायद इस डर से कि मैं अपना इरादा बदल दूंगा और कंट्री के सबसे बड़े गिरोहों में से एक का अपमान करने के लिए और भी बुरी कीमत लगा दूंगा। उसने जल्दी से खड़े हुए बाकी 5 लोगों को इशारा किया कि वे अपना सारा सामान मेरे सामने रख दें। क्रैकर्स के 4 डिब्बे, इंस्टेंट नूडल्स का 1 डिब्बा, चॉकलेट चिप कुकीज़ के 5 डिब्बे और पानी की 3 बोतलें देखकर मैं दंग रह गया। क्या उनके पास बस इतना ही था? मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि सामान जुटाना कितना मुश्किल होता है, और अंतरिक्ष यात्री बने बिना उसे चुराना तो और भी मुश्किल। तकनीकी रूप से पहले यह मेरे लिए एक शानदार दिन की कमाई होती। नीचे रखे थोड़े से सामान को देखकर मैंने चॉकलेट चिप कुकीज़ के डिब्बों में से एक डिब्बा उठाया और उसे खोला। पैकेट से पहली कुकी निकालते हुए मैंने अपने सामने खड़े वुलॉन की तरफ देखा। तो मैंने उससे पूछा, ये सोचते हुए कि बाकी खाना लाने में उसे इतनी देर क्यों लग रही है। जाहिर है यही वजह थी कि किराने की दुकानों के गोदाम के रहस्य के बारे में पता होने के बावजूद वह सामान लाने में ठीक से काम नहीं कर रहा था। वुलॉन ने मेरी ओर खाली निगाहों से देखा और फिर लियू वेई की ओर। वह तुम्हारे बाकी पैसे हथियाने का इंतजार कर रही है, उसने अपनी कीमत ले ली है। चॉकलेट चिप कुकीज़? वुलॉन ने अचंभित होकर पूछा। लियू वेई ने सिर हिलाकर सहमति दी। गुस्से में डूबी महिला पर चॉकलेट चिप कुकीज़ का एक बॉक्स कितना जादुई असर कर सकता है, इसे कभी कम मत आंकिए, लियू वेई ने समझदारी से कहा। इससे मुझे उस पर गुस्सा आने से रोका जा रहा है। तुम तो बिल्कुल अलग हो, और तुम्हारे पास चॉकलेट चिप कुकीज़ के डिब्बे जैसा जादू नहीं है, मैंने एक और कुकी चबाते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चीनी मेरे खून में घुल रही हो और मुझे खुशी दे रही हो। मेरी बात सुनकर लियू वेई ने झटपट कुकीज़ के उस ढेर में से एक और डिब्बा उठा लिया जिसे वुलॉन्ग ने अभी तक वापस नहीं लिया था और मुझे दे दिया। मैंने आंखें घुमाई, अगर वो खुद मुझे कुकीज़ नहीं देता तो ये गिनती में नहीं आती। ये कुकीज़ तो वुलॉन्ग की ही थी, इसलिए अगर मैं इन्हें ले भी लेती तो भी ये उसी के खाते में जाती, लियू वेई के नहीं। उस डिब्बे को लेने से इनकार करते हुए मैं वुलॉन्ग के पास से गुजरा, जो अब अनजाने में गली के बीच में घुटने टेककर मेरे बाहर निकलने का रास्ता रोक रहा था, और वापस सड़क पर आ गया। लियू वेई झटपट मेरे पास आ गया और डिब्बे को धीरे से हिलाते हुए मेरी तरफ बढ़ा दिया, मानो मैं कोई पिल्ला हूं और वही मेरा इनाम हो। वापस दो, मैंने गुस्से से कहा और उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया। चेन जी हान धीरे धीरे मेरे पीछे आया, मानो वह मेरे ज्यादा करीब नहीं आना चाहता हो। क्या? मैंने कहा और इस बार घूमकर उसकी तरफ देखा। क्या मुझसे बदबू आ रही है? मतलब, मुझे पता है कि मैंने कुछ दिनों से नहाया नहीं है, लेकिन इतनी बुरी हालत भी नहीं होनी चाहिए कि वह मेरे पास आने से मना कर दे। 10 मिनट पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक था। चूंकि मैं रुक गया था, इसलिए वह कुछ कदम आगे बढ़ा और मुझसे कुछ फीट की दूरी पर आकर रुक गया। वांग चाओ के विपरीत, मन पड़ना मेरी महाशक्तियों में से एक नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें मूर्ख कहूँ, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जमीन पर नजरें गड़ाए चेन जी हान चुप रहे।
स्थिति को समझते हुए लियू वेई मुझे और चेन जी हान को कुछ समय अकेले बिताने का मौका देने और उम्मीद है कि वो लॉन्ग को कुकीज़ का डिब्बा लौटाने के लिए गली में वापस चले गए। हनी बियर, मैंने कहा और उस खूंखार गुंडे को देखा जिसने अभी अभी 5 लोगों को इतनी जल्दी ढेर कर दिया था जितनी देर में मैंने एक चॉकलेट बार खत्म की थी। जब मैंने उसे हनी बियर कहा तो वह चौंक गया। तुम्हें हनी बियर पसंद नहीं है? मैंने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा। क्या उसे बुरा लगा कि मैंने उसे प्यार से यह नाम दिया? मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वह मुझे छूने और गले लगाने लगा था। क्या मैंने उसे गलत समझा या नाम ही कुछ और था? क्या आप हनी बैजर कहलाना पसंद करेगी? मेरा मतलब है, बैजर थोड़े बदसूरत होते हैं इसलिए मैं आपको उस नाम से नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि वे भी खूंखार होते हैं, तो शायद आप भालू के बजाय उसे पसंद करेगी। या आप बस यह नहीं चाहती कि मैं आपको चेन जी हान के अलावा किसी और नाम से बुलाऊं? मुझे पता था कि मैं थोड़ा तनाव में थी जब मेरे शब्द इस तरह उलझ गए, लेकिन चेन जी हान मेरे लिए वान चाओ याली वे जितना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा था, भले ही मैं उसे ज़्यादा समय से नहीं जानती थी। जाहिर है, उसे मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे ज़बरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा मेरी गर्दन और कंधे के बीच रख दिया। तो मैंने कहना शुरू किया, अब मैं उलझन में थी कि अभी क्या हुआ। क्या इसका मतलब है कि हनी बियर के बजाय हनी बैजर को चुन लिया? मैंने उसकी हंसी सुनी नहीं बल्कि महसूस की, लेकिन जैसे ही उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया, मैंने सोचा कि उसे अपना पल जीने दूं और फिर वह मुझे बता देगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई। मुझे खेद है, उसने सिर उठाने की अनिच्छा से बुदबुदाते हुए कहा। माफी मांग रहे हो, किस लिए? मैंने पूछा, उसकी बात सुनकर भी मेरी उलझन कम नहीं हुई। वो लॉन को उचित सजा देने में मेरी मदद न करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो सारा दोष लियू वेई पर आ जाता है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खेद है कि आपको मुझे उस हालत में देखना पड़ा। चेन जी हान ने मुझसे नजरें मिलाने से इनकार करते हुए स्वीकार किया। कैसा? बिल्कुल वैसे ही, उसने फिर कहा। इस बार उसने अपनी एक बांह छोड़कर गली की ओर इशारा किया। मुझे सच में बहुत खेद है, प्रिय, मैंने कहा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात के लिए माफी मांग रहा है। मुझे खेद है कि आपने मुझे उन लोगों को पीटते हुए देखा। मुझे खेद है कि आपने मेरा वह रूप देखा। ओह हनी बियर, मैंने कहा, तुम सचमुच बेवकूफ़ हो। मैंने आगे कहा, इस बार मुझे समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। शायद पिछली दुनिया में ईएमपी से पहले और मेरे 2 बार मरने से पहले वह प्रदर्शन मुझे अटपटा लगता या मुझे डरा देता, लेकिन अभी नहीं, इस जगह और इस समय में नहीं। मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, बिना ये बताए कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि उसने उन आदमियों पर पूरी तरह से हावी हो गया था। लेकिन मैंने जो कहा वो भी सच था। अपने पहले जीवन में उस तरह की हिंसा देखकर मेरा पेट कांप उठता और घटना के बाद भी काफ़ी देर तक मैं डर से कांपता रहता। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि अगर तब भी चेन जी हान होता तो मैं उस डर से उबर जाता। लेकिन अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और यहाँ केवल सबसे ताकतवर ही बचे हैं। उसे उस तरह रक्षक के रूप में देखना सुकून देने वाला था, क्योंकि किसी ने मुझे गाली दी थी और इस वजह से मैं कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ सकती थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों में अभी भी दस्ताने हैं, उसने घबराकर उन्हें उतारने की कोशिश की और ज़मीन पर फेंक दिया, मानो वह उन्हें फेंकना ही नहीं चाहता हो। लेकिन अब मुझे उनका महत्व समझ में आ गया। मैंने देखा कि उनका संबंध चेन जी हान उस गुंडे से था। मैंने धीरे से उसे अपने शरीर से अलग किया, झुककर दस्ताने उठाए और मुलायम चमड़े पर जमी धूल और सूखे खून को सावधानीपूर्वक साफ किया। इन्हें रख लो, मैंने शांत स्वर में कहा और उन्हें वापस उसे सौंप दिया। हो सकता है मेरे पास इनसे जुड़े कुछ विचार हों। उसने मेरी ओर उलझन भरी नज़रों से देखा, लेकिन मैंने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। समय आने पर वह खुद समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें पूरा यकीन था कि हमारे बीच का संकट खत्म हो गया है, इसलिए हमने अगले सुपरमार्केट की तलाश शुरू करने से पहले लियू वेई के हमारे साथ दोबारा जुड़ने का इंतजार किया। अध्याय 98। हम बाकी बचे 2 किराना स्टोरों से बिना किसी परेशानी के निकल गए। भगवान का शुक्र है, और बाकी लोगों से मिलने के बाद हम जल्दी से जनरल के साथ निर्धारित मुलाकात स्थल की ओर चल पड़े। मैंने अपना ज़्यादातर सामान सुरक्षित रख दिया था और इसके बजाय हर किसी ने दिखावे के लिए कम से कम सामान के साथ अपना अपना बैग उठाया। जनरल को ये पता चलने का कोई मतलब नहीं था कि हमारे पास वास्तव में कितना सामान है। अब मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे पता है कि उस कमीने के दिमाग में रोजाना या यहाँ तक कि हर घंटे क्या चलता है,
लेकिन मैंने मान लिया था कि चूंकि वह देश के की प्रतिष्ठित सेना में एक जनरल है, इसलिए उसमें कुछ हद तक बुद्धि तो होनी ही चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर मैंने उस आदमी को जरूरत से ज्यादा श्रेय दे दिया था, क्योंकि उसके और उसकी टीम के बगल में वही लोग जिन्होंने कुछ दिन पहले ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने के लिए हम पर भरोसा किया था। लगभग 50-100 लोग खड़े थे, स्पष्ट रूप से आम नागरिक, और स्पष्ट रूप से वे लोग थे जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं था। मैंने ये समझने की कोशिश की कि जनरल फकफेस की इन सभी नागरिकों के साथ क्या योजना थी। क्या वे केवल आपूर्ति इकट्ठा करने में उसकी मदद करने, उसे जानकारी देने या किसी अन्य ऐसे काम के लिए थे जो उतना ही फायदेमंद साबित होता? लेकिन नहीं, ये तो बहुत आसान होता। जितना ज्यादा मैं उन्हें देखता रहा, उतना ही मैंने देखा कि उनके सामान से भरे थैलों की लोग कड़ी सुरक्षा कर रहे थे और उन्हें किसी भी तरह से साझा करने का इरादा नहीं था। इससे मैं एक और निष्कर्ष पर पहुंचा, वह इन लोगों को अपने साथ ले जाने की योजना बना रहा था। लेकिन जब वह खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता, तो इतने सारे आम नागरिकों का ख्याल कैसे रख पाएगा? और वह तो सेना का उच्च प्रशिक्षित सदस्य था। उस आदमी की धृष्टता और मूर्खता को देखकर मैं स्तब्ध रह गया और बस देखता रहा कि कैसे अधिक से अधिक लोग जनरल की ओर उमड़ पड़े, मानो वही उन्हें उस स्थिति से मुक्ति दिलाएगा जिसमें वे फंस गए थे। और सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि उन्होंने अभी तक कठिनाई के मामले में कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि ज़ॉम्बी अभी तक इन ग्रामीण जिलों में नहीं पहुंचे थे। मैंने एक हाथ से अपनी दोनों आंखें मल लीं ताकि मेरे सामने की तस्वीर को मिटा सकूं, लेकिन हर बार जब मैं अपना हाथ हटाकर सामने देखता था तो वह तस्वीर फिर से सामने आ जाती थी। ये लोग बैल के थनों से भी ज्यादा निकम्मे थे। मेरे शब्दों के लिए क्षमा करें, क्योंकि वे अपने जिले से भाग रहे थे, क्योंकि उन्होंने सत्ता खो दी थी और अब वे काम नहीं कर सकते थे। अगर वे बिजली गुल होने की समस्या से नहीं निपट सकते, तो वे ज़ॉम्बी, लुटेरों और बाहर रहने से पैदा होने वाली अन्य मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे? कम से कम यहाँ तो उनके पास आश्रय, गर्मी और सुरक्षा के लिए अपने घर तो थे। और उनके पहनावे को देखकर तो यही लगता था कि वे आम गांव वाले नहीं थे। सिर्फ इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके डिज़ाइनर कपड़े तो सिर्फ बड़े शहरों में ही मिलते थे और औरतें अब तक के सबसे अव्यवहारिक जूते पहने हुए थीं कि गांव में उनका गुजारा चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए थे। तो फिर वे यहाँ क्या कर रहे थे? हमारे साथ लिफ्ट क्यों मांग रहे थे? क्या हमें सचमुच उसे अपने साथ ले जाने की ज़रूरत है? मैंने वांग जाओ से पूछा, जो मेरे दाहिनी ओर इस सामान्य स्थान पर खड़ा था। मुझे डर है कि ऐसा ही है, उन्होंने पुष्टि की, और साथ ही हमारे सामने घट रहे नवीनतम नाटक को भी देख रहे थे। क्यों? मैंने 100वीं बार पूछा। क्योंकि उसने हमें उसे ले जाने के लिए कहा था और वह एक जनरल है, जवाब आया। जब मैंने पहली बार उसका तर्क सुना तो मैं दंग रह गया। तुम्हें पता है ना कि देश की सेना का अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मतलब उस कमीने के पास अब कोई अधिकार नहीं बचा है, सिवाय उस ताकत की जो वह लड़ाई में साबित कर सके। और जो मैंने देखा उसके आधार पर कहूँ तो वह ताकतवरों की सूची में बहुत नीचे है। वांग चाओ ने मेरी ओर देखा, सचमुच लंबे समय बाद पहली बार मेरी ओर देखा। जब तक देश के का अस्तित्व है, देश की सेना का अस्तित्व है, और हम अपने भाइयों और बहनों और उन नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। मुझे पहले ये कैसे पता नहीं चला कि यह आदमी तो बिल्कुल मदर टेरेसा है। मेरा तर्क यही है, मैंने उदास मुस्कान के साथ कहा। अब कंट्री के नाम से कोई देश नहीं है, तो कंट्री के नाम से कोई सेना कैसे हो सकती है? वे चारों व्यक्ति अलग अलग स्तर के आश्चर्य के भावों के साथ मेरी ओर देखने लगे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्या आप लोगों को अभी तक ये बात समझ नहीं आई? मैंने उनकी प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से अचंभित होकर पूछा। यहाँ कोई केंद्रीय सरकार नहीं है जो कानून व्यवस्था बनाए रखे, कोई गिरोह नहीं है जो पहले जो कुछ भी करते थे वह अब भी कर रहा है। अरे, यहाँ तक कि कोई इतना मूर्ख भी नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए देश के आधे हिस्से को पार कर जाए जो शायद अब जीवित हो या न हो। वे बाहर देखकर, दुनिया को देखकर ये कैसे नहीं समझ पाए कि यह सब किस ओर ले जा रहा है। हम सब, यानी आम लोग, किसी सुरक्षित जगह पर जाते हैं और तब तक वहीं रहते हैं जब तक कि वह जगह असुरक्षित न हो जाए। उस इलाके का मुखिया, शासक, राजा होता है, और उसकी बात मानी जाती है, क्योंकि सबसे बुरी बात यही हो सकती है कि आपको उस सुरक्षित जगह से निकाल दिया जाए। हम फिर से युद्धरत राज्यों के दौर में लौट आए हैं। बस फर्क इतना है कि हम आपस में लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई दूसरी ताकत हमें खा न ले या मार न डाले, जो हमें पूरी तरह से खत्म करने पर तुली हुई है। मैंने उनकी मूर्खता पर सिर हिलाया और जनरल की ओर चल पड़ा। मैं अपने सुरक्षित ठिकाने से हजारों मील दूर था और अगर मुझे कभी वहां वापस जाना था
तो मुझे जल्दी से जल्दी उस मिशन को पूरा करना होगा जिसे उन लड़कों ने शुरू किया था। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं, जनरल? मैंने उस कमीने और उसके पीछे खड़े सैन्य और नागरिक दल के सदस्यों के पास पहुंचते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मानो वह मुझे अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर भड़कते हुए देखना चाहता हो। लेकिन बदकिस्मती से उनका मुझसे और मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। अगर उसे उनकी ज़रूरत थी तो वह खुद उन्हें खिला पिला सकता था और उनकी रक्षा कर सकता था। मेरी जिम्मेदारी बस उसे उस शहर तक पहुंचाने तक ही सीमित थी जहां हमें जाना था। उसकी हर मुसीबत, चाहे वह मौत हो, शरीर के टुकड़े टुकड़े होना हो या ज़ॉम्बी बनना, पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी थी। मैं उसके मामलों से अपना हाथ खींच रही थी। बेशक, उसने सहजता से कहा, हम बस कुछ और लोगों का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम निकल पड़ेंगे। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि मैं समझ गया कि वह मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिन भर में मेरे पास पहले से ही बहुत काम था, इसलिए मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला था। ये मेरा काम नहीं है। ये मेरे बंदर बिल्कुल नहीं हैं। मैं वापस वहीं गया जहां चारों आदमी एक समूह में हडल थे और उनके घेरे के बाहर तब तक इंतजार करता रहा जब तक उन्हें पता न चल जाए कि मैं वहां हूं। लगभग 1 मिनट बाद मैंने अपना गला साफ किया। वह कुछ और लोगों का इंतजार कर रहा है और फिर हम निकल सकते हैं। संदेश देते हुए मैं अपनी जगह पर चला गया और आइसक्रीम खाने लगा जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। खैर, अब नहाने और झपकी लेने का भी मन कर रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी वह अपना मुंह खोलती है, मुझे एहसास होता है कि मैं वास्तव में अपने आसपास की दुनिया के बारे में कितना कम जानता हूँ, लियू वेई ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह और बाकी 3 आदमी एकजुट हो गए। खैर, बड़े भाई, मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि हमारे परिवार में तुम्हें बुद्धि से ज्यादा सुंदरता का वरदान मिला है। ली दाइलू द्वारा कही गई बात में थोड़ी नरमी लाने की कोशिश करते हुए लियू यूजेग ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू वेई ने अपने भाई को घूर कर देखा और उसकी बात का जवाब देकर उसे महत्व देना उचित नहीं समझा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चेन जी हान ने ली दाइलू के जनरल की ओर जाने के रास्ते का पीछा करते हुए पूछा। फिर उसकी नज़रें बाकी लोगों पर टिक गईं। अगर न सेना है, न सरकार है, न संगठन है, तो हमारा क्या फायदा? उसके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश में उन पुरुषों के बीच असहज सन्नाटा छा गया। उन्हें उसकी बात पर कोई शक नहीं था। आखिर अब तक उसने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था, तो ये भी सच ही होगा। लेकिन इससे पहले उन्हें समाज में अपनी जगह को लेकर कभी संदेह नहीं हुआ था। वे जन्म से ही जानते थे कि वे कौन हैं और उनका भाग्य क्या है। कुछ और करने या कोई और बनने के बारे में उनके मन में कोई सवाल ही नहीं था। वे अपनी भूमिका जानते थे और बोलने लायक होते ही उन्होंने उसे निभाने के लिए कदम बढ़ा दिया था। लेकिन अब अगर वे भूमिकाएं नहीं रहीं तो वे क्या बन गईं? तो फिर हम अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करते हैं, वांग चाओ ने अपने आसपास के उन 3 लोगों को देखते हुए कहा जिन्हें वह हमेशा से अपने भाई मानते आए थे। हमें बताया गया था कि क्या महत्वपूर्ण है और परिणामस्वरूप हमें क्या करना चाहिए, इसलिए अब हम ये पता लगाते हैं कि वर्तमान में क्या महत्वपूर्ण है और उसके परिणामस्वरूप हमें क्या करना चाहिए। वांग चाओ का फरमान सुनकर लियू यूजेग ने उपहास किया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करना कहीं अधिक कठिन है। एक बार फिर सन्नाटा छा गया क्योंकि पुरुष लगातार बदलते इस नए संसार में अपनी नई भूमिकाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 99 चॉकलेट पीनट बटर आइसक्रीम 5 घंटे की नींद और नहाने, जिसमें मास्क और मोमबत्तियां लगाना अनिवार्य था, के साथ एक शानदार छुट्टी के बाद मैं दुनिया का सामना करने के लिए फिर से तैयार थी। या कम से कम मैं जनरल फकफेस और उसकी लगातार बढ़ती अक्षमता के तमाशे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। जाने देने के बारे में एक गाना गुनगुनाते हुए मैं फिर से उन लड़कों के सामने आ गई। इस बार वे सब मुझे देख रहे थे। जी, मैंने पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तकनीकी रूप से पिछली बार यहाँ आए हुए मुझे 2 सेकंड से भी कम समय हुआ था और वे जानते थे कि मेरे पास जगह है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए थी कि मैं नहाकर कपड़े बदल चुकी थी। और मैंने आइसक्रीम खाने के बाद नहाया था, इसलिए मेरे चेहरे पर चॉकलेट होने का कोई चांस ही नहीं है। अब और सेना नहीं? वांग चाओ ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। परंपरागत अर्थों में नहीं, मैंने पुष्टि की। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं था कि सभी सैनिक अचानक मर गए। और हम सभी जानते थे कि एक बार सैनिक हमेशा सैनिक, इसलिए सैनिक तो थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक सेना से हटकर एक अधिक निजी सेना का रूप ले लिया था। और सिंडिकेट? लियू यूजेग ने पूछा। बिल्कुल सही, मैंने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। शक्तिशाली लोग शक्तिशाली ही रहते हैं,
मैंने अभी तक किसी को स्वेच्छा से सत्ता छोड़ते नहीं देखा। लेकिन किसी सेना या गिरोह का नेतृत्व करने के बजाय वे अपने सुरक्षित क्षेत्र या इलाके के मुखिया बन जाते हैं और उस पर शासन करते हैं। और गिरोहों के मामले में अगर आपूर्ति नहीं होगी तो मांग भी नहीं होगी। आपूर्ति नहीं है, नहीं, ये आएगा कहाँ से? मैंने इस विचार पर ही हंसी उड़ाई। देश में अब कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या माल का आना जाना नहीं था और हर सुरक्षित क्षेत्र अपने आप में एक अलग राष्ट्र की तरह था। इसके अलावा किसी के पास इतना सामान नहीं था कि वो स्वेच्छा से किसी और को बदले में दे सके। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? लियू वेई ने पूछा। आमतौर पर या खास तौर पर? क्योंकि आमतौर पर हम सभी हिंसा, मौत, विनाश से भरी जिंदगी जीने वाले हैं और शायद साल में एक बार ही चैन की नींद मिल पाती है, मैंने तथ्यात्मक और ईमानदारी से कहा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मुझे साल में एक से ज्यादा बार चैन की नींद मिली होगी, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि पहरा कौन दे रहा था। और विशेष रूप से हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसे आप पिता मानते हैं। अगर वह अभी भी जीवित है और अगर वह हमारे साथ आना चाहता है तो हम वापस उस फार्म हाउस पर चले जाते हैं जहां हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थित है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें किसी सुरक्षित क्षेत्र में जाने की कोशिश करनी चाहिए? लियू वेई ने अपने चश्मे को ऊपर करते हुए पूछा। हाँ, मैं चिल्लाया, शायद एक दोपहर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए। मैं किसी भी हालत में खुद को उस गंदगी में नहीं धकेलूंगा। सुरक्षित क्षेत्रों की बदहाली याद करके मैं बड़बड़ाया। जिनके पास किसी तरह की शक्ति थी, और मेरा मतलब शक्ति का इस्तेमाल करने वालों से नहीं है, वे अच्छी तरह से रहते थे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था। ये सोचकर ही मुझे कँपकँपी आ गई। नहीं, हम किसी भी सुरक्षित क्षेत्र में नहीं रहेंगे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? लियू यूजेग ने पूछा। मेरा फार्म, मैंने उन्हें ऐसे देखते हुए कहा जैसे वे बेवकूफ़ हों। मैंने अपना सेफ जोन बनाने में पूरा 1 साल लगाया था और मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही जनरल फकफेस ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा, लड़कों ने सिर हिलाकर सहमति दी। जनरल के चारों ओर जमा भीड़ की ओर चलते हुए हम ठीक समय पर वहां पहुंचे और उनका जोशीला भाषण सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि सेना के सदस्य के रूप में नागरिकों की रक्षा करना उनका सम्मान और कर्तव्य है और वे उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहेंगे। मतलब, अगर मैं उस आदमी से कभी नहीं मिला होता, या अंधा होता, या सूंघने की क्षमता खो बैठा होता, तो शायद मैं उसकी बातों पर विश्वास कर लेता। लेकिन इस स्थिति में कोई इस आदमी को गंभीरता से कैसे ले सकता है? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। खैर, लोग भेड़चाल में चलने वाले लोगों की तरह थे और एक बार एक व्यक्ति चट्टान से कूद गया तो बाकी सभी का भी अनुसरण करना तय था। पहले व्यक्ति ने खुशी से तालियां बजाईं और मैं अविश्वास से देखता रहा कि एक बेहद आत्मसंतुष्ट जनरल वांग चाओ और उसके आदमियों की ओर ऐसे देख रहा था मानो उसे तालियों के साथ साथ कोई पुरस्कार भी मिल गया हो। गहरी सांस लेते हुए मुझे एहसास हुआ कि कितनी भी आइसक्रीम खा लूं, कितनी भी नींद ले लूं या कितना भी नहा लूं, मैं उस जनरल की सरासर मूर्खता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक बिल्कुल अलग बात बताऊं तो मैंने एक बार फकरी शब्द का अर्थ खोजा था और उसमें लिखा था कि यह उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बेवकूफ़, अज्ञानी, बचकाने और मूर्ख होते हैं। मेरे सामने जो दृश्य था उसे इससे बेहतर ढंग से बयान करना मुश्किल था। एक पक्ष तारीफ और ध्यान चाहता था और दूसरा पक्ष उसे देने को तैयार था। वाह, एक सहजीवी संबंध। शायद अब वह मुझ पर और मेरे अपनों पर निर्भर रहना बंद कर देगा। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। महान जनरल अपने लोगों को डिस्ट्रिक्ट जे से निकालकर उसी राजमार्ग पर ले गए जहां उन्हें ज़ॉम्बी हमले और एक नई टोल बूथ का सामना करना पड़ा। लेकिन जाहिर तौर पर उनके मन में यह बात कभी नहीं आई कि उनका रास्ता कितना खतरनाक था, खासकर उनके पीछे चल रहे लोगों के झुंड को देखते हुए जिन्हें अपनी स्थिति की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं, वांग चाओ, बाकी के लोग और उनके आदमी धीरे धीरे चलते रहे, यहाँ तक कि जनरल और उनके लोग लगभग नजरों से ओझल हो गए। एक झटके में हम सब 2 हिस्सों में बंट गए और राजमार्ग के दोनों ओर मुड़कर जंगल में गायब हो गए। हम पांचों राजमार्ग पर ही रहे ताकि जनरल हमें अपनी नजरों में रख सके और साथ ही जंगल की ओट का फायदा उठाकर किसी भी चीज का सामना होने पर मदद कर सके। क्या ये ठीक है? मैंने पूछा और जनरल धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल हो गया। क्या हमें उसके साथ नहीं जाना चाहिए? वांग चाओ ने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अपने हाथ में थाम लिया। कोई बात नहीं, जैसा कि तुमने कहा, अब कोई सेना नहीं है तो वो किससे शिकायत करेगा? ये देखकर खुशी हुई कि आखिरकार वो इतना समझ गया। मैंने सिर हिलाया और आराम से सैर का आनंद लिया। वैसे जली हुई गाड़ियां, खिड़कियों पर खून के धब्बे और कहीं कहीं लाशें होने से नज़ारा उतना आकर्षक नहीं था,
लेकिन कुल मिलाकर मुझे सैर का मजा आया। वे चारों लोग बिल्कुल भी किसी विषय पर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बातचीत की धीमी आवाज को अनसुना कर दिया क्योंकि मैं उस पल में मौजूद रहने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता नहीं कर रहा था। लेकिन तभी मुझे वह आवाज सुनाई देने लगी, या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि मुझे वह आवाज सुनाई नहीं दी। अचानक पक्षी शांत हो गए और ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। मीलों तक सिर्फ हमारे आगे चल रहे लोगों की बातें सुनाई दे रही थी, मानो वे किसी यात्रा पर हों। शायद उनकी भारी संख्या या उनके शोरगुल के कारण पानी में इतनी हलचल थी कि शिकारी जीव भोजन के लिए आकर्षित हो गए। बिना सोचे समझे या योजना बनाए मैंने वान चाओ को घसीटते हुए जंगल में ले जाकर एक पेड़ पर चढ़ा दिया। बाकी तीनों भी हमारे पीछे पीछे आ गए। जब मैं आराम से चढ़ने लायक ऊंचाई पर पहुंच गया तो मैंने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली कि मैं अपनी जगह से बाकी तीनों को उनके पेड़ों पर देख सकता था। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं एक बंदर हूँ, वान चाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो मेरे ठीक नीचे एक शाखा पर बैठा था। चीख पुकार शुरू होते ही मैंने कहा, मुर्गी बनने से बेहतर है बंदर बनना। मुझे लगता है अब ये देखने का समय आ गया था कि जनरल अपनी बात पर खरे उतरते हैं या नहीं। जैसे ही मैंने उन्हें वान चाओ और लियू वेई के नाम चिल्लाते सुना, तनावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद मुझे हंसी आ गई। लगता है उन्होंने इतने सारे नागरिकों को अपने साथ ले जाकर अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा काम अपने हाथ में ले लिया था। मैंने वान चाओ की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारे आदमियों को पेड़ों तक पहुंचने का रास्ता पता है? उस आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें पक्का नहीं पता कि ऊपर जाना बेहतर क्यों है। जमीन पर तो ज्यादा जगह है, और ऊपर तो हम बिल्कुल आसान शिकार हैं। मैं उसकी बात समझ गया, और एक बार ज़ॉम्बीज़ पूरी तरह से हावी हो गए तो पेड़ पर रहना ज्यादा मददगार नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए हम उनका ध्यान आसान शिकार की तरफ मोड़ना चाहते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि भालू से आगे निकलने के लिए तेज दौड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपने आगे वाले व्यक्ति से तेज दौड़ना काफी होता है। ये बात यहाँ भी लागू होती है। दरअसल एक बार शिकार की तरह सोचना सीख लेने के बाद शिकारी की मानसिकता को समझना आसान हो जाता था। दुर्भाग्य से मानव आबादी को यह मानसिकता अपनाने में बहुत समय लगा। यही कारण था कि देश के में केवल लगभग 15% मनुष्य ही प्रलय के 13 वर्षों तक जीवित रह पाए। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, हम ज़ॉम्बीज़ और उनके भोजन के रास्ते में नहीं खड़े होंगे। मेरा मतलब है, मुझे पता था कि तकनीकी रूप से ये सबसे नैतिक तरीका नहीं था, लेकिन जब नैतिकता और सांस लेने की बात आती थी तो मैं हर बार दूसरा विकल्प ही चुनता। अध्याय 100। चीख पुकार शांत होने तक हमने इंतजार किया। फिर मैंने उन लोगों को पेड़ों की आड़ छोड़कर राजमार्ग की ओर जाने दिया, जहां जनरल और बाकी लोग थे। मुझे पता था कि जब लोग मारे जा रहे हों तो छिपने का विचार उन्हें पसंद नहीं था, कम से कम वान चाओ को तो बिल्कुल नहीं। सैन्य मानसिकता ने उसके मन पर गहरी पकड़ बना रखी थी और वह इतनी जल्दी इसे छोड़ना नहीं चाहता था। मैं तो उन सबको मरने दो वाली मानसिकता का समर्थक था। तेज सीटी की आवाज आए और बाकी आदमी अपने अपने पेड़ों से नीचे उतरकर राजमार्ग के किनारों पर फिर से इकट्ठा हो गए। जब मैं अपने समूह के पास पहुंचा तो मुझे बहुत सी बड़बड़ाहट सुनाई दी, लेकिन ये ज्यादातर वान चाओ और लियू वेई की तरफ से थी, न कि लियू यूजेग और चेन ज़ीहान की तरफ से। उनकी नजरों को अनदेखा करते हुए, मानो मुझे कोई फर्क पड़ता हो, मैं खाई के किनारे से चढ़कर राजमार्ग पर आ गया। ये कहना कि यह एक नरसंहार जैसा लग रहा था बहुत कम होगा। एक सीरियल किलर भी आरी से इतना भयानक मंजर नहीं मचाता। शरीर के अंग धड़ से अलग होकर गाड़ियों से लटक रहे थे या जमीन पर पड़े थे। जनरल से मार्गदर्शन और सुरक्षा की उम्मीद करने वाले लोगों के शवों के नीचे खून के तालाब बन गए थे। उनके चेहरों पर खौफ के भाव हमेशा के लिए जम गए थे। लोगों के क्षत विक्षत शवों को देखकर उनके पेट फटे हुए थे, उनकी आंखें किसी ठेले पर सॉसेज की तरह लटक रही थी। मेरा गला बैठ गया। ये निश्चित रूप से उनसे बेहतर वे वाली बात थी, और मैं शुक्रगुजार था कि लड़के इतने समझदार थे कि उन्हें एहसास हो गया था कि जनरल उन्हें मौत के मुंह में ले जा रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण, हालांकि जब मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ को अपने सामने पड़े शवों को खाते हुए देखा तो मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। इस बार उनका विकास मेरे पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हुआ था। इस शरीर में मेरे चौथे वर्ष में जाकर ज़ॉम्बीज़ को ये समझ आया कि मृत्यु के समय अधिक भय उत्पन्न करके वे मांस का स्वाद बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो देखा उसके आधार पर वे किसी व्यक्ति के डर का पूरा फायदा उठाते हुए शिकार करना और मारना बखूबी जानते थे। उन्हें भोजन के लिए किसी के अंग फाड़ने या मारने से पहले उसकी आंतें निकालने की जरूरत नहीं थी।
वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि बचे हुए मनुष्यों पर सबसे ज्यादा असर डाल सके, उन लोगों में जितना हो सके उतना डर पैदा कर सके जिन्हें वे अपना भोजन बनाना चाहते थे। ज़ॉम्बी के झुंड द्वारा मचाई गई तबाही के रास्ते पर चलते हुए मैंने राजमार्ग पर पड़े कुछ लोगों के शरीर से खून के बुलबुले निकलते हुए सुने, जो बेताब होकर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। अपने पैरों के पास पड़े उस आदमी को देखते हुए मैंने पाया कि उसकी गर्दन में खून के बुलबुले उठ रहे थे, क्योंकि वह सांस लेने के लिए बेताब था। मैंने अपनी तलवार निकाली और झट से उसका सिर काट दिया, जिससे उसे तुरंत मौत मिल गई। मेरे आसपास के ज़ॉम्बी अपने भोजन से नजरें उठाकर मुझ पर फुफकारे, लेकिन फिर जल्दी से अपने सामने पड़े शरीर को खाने में जुट गए। ज़ॉम्बी से बचने का 137वां सुझाव, जो ज़ॉम्बी पहले से ही खा रहे हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। चेन ज़ी हान मेरे पीछे आया और मेरी तलवार से बचते हुए सावधानी से मेरी कमर में हाथ डाल दिया। यह क्या है? उसने विस्मय और घृणा के मिले जुले भाव से पूछा। इसीलिए तो मैं तुमसे कभी नहीं डरूंगा, मैंने हंसते हुए कहा और अपने बाएं हाथ से उसकी बाँह थपथपाई। लेकिन जब कोई झुंड स्वाद के साथ प्रयोग कर रहा होता है तो ऐसा ही दिखता है। स्वाद? लियू यूजेग ने मेरी ओर आते हुए पूछा और मेरी और चेन ज़ी हान की ओर देखने लगा। मैंने सहमति में गुनगुनाया, हमारी समझ के अनुसार इंसानी मांस का स्वाद हमारे मूड के हिसाब से बदलता है और ज़ॉम्बी के लिए डर सबसे अच्छा स्वाद होता है। लेकिन डर की मात्रा भी मायने रखती है, इसलिए अगर कोई थोड़ा सा भी डरा हुआ है तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि अगर कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ हो। और एक मृत या बेहोश शरीर का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी मुझे ऐसे घूर रहे थे मानो मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे इंसानों के शरीर में डर का स्वाद चखने में मजा आता है, और मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इससे थोड़ी ठेस पहुंची। क्या? मैंने उन दोनों को बारी बारी से देखते हुए पूछा। तुम्हें ये सब कैसे पता? लियू यूजेग ने ऐसे पूछा जैसे मुझे दुनिया के सारे जवाब पता हों। मतलब, मुझे उनमें से ज्यादातर जवाब पता थे, लेकिन मैं गूगल तो नहीं था। एक वैज्ञानिक को शहर 1 के मुख्य सुरक्षित क्षेत्र से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने नेता से कई बार असहमति जताई थी, और वह मेरे परिसर में आ पहुंचा, मैंने कहा, असल घटना को बहुत सरल शब्दों में बताते हुए। वही पहला व्यक्ति था जिसने ज़ॉम्बीज़ की हरकतों और उनके इच्छित परिणामों के बीच सीधा संबंध देखा। या क्या आपको सच में लगता था कि उन्हें आग फाड़ने या बचे हुए लोगों को छोड़ने की जरूरत है? बचे हुए लोग? लियू वेई ने हमारे पास आकर पूछा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हाँ, मेरा मतलब है, कम से कम एक तो हमेशा जिंदा बचता है। लेकिन ऐसा शायद बाद में हो, जब उनकी शुरुआती भूख मिट जाए, मैंने चारों ओर देखते हुए समझाया। मुझे कोई जिंदा नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बी अभी अभी आज़ाद हुए थे, इसलिए शायद वे अब ज्यादा भूखे हों और ऐसी बातों की परवाह न करते हों। तुम्हारा मतलब है ज़ॉम्बी हमारे साथ दिमागी खेल खेल रहे हैं? लियू यूजेग ने अविश्वास से पूछा। मैंने सिर हिलाकर कहा, असल में मेरा मतलब है, अगर कोई जिंदा नहीं बचा तो उन्होंने इंसानों के साथ जो किया उसकी भयानक कहानियां कैसे फैलेंगी, और जितनी ज्यादा ये कहानियां फैलेंगी, लोगों में उनके प्रति उतना ही ज्यादा डर पैदा होगा, यहाँ तक कि उनके आसपास होने की भी जरूरत नहीं होगी, डर फैलने लगेगा। सिर्फ ज़ॉम्बी शब्द की हल्की सी फुसफुसाहट से ही कुछ लोग जम जाते हैं। क्या हम इन्हें मारने वाले हैं? वांग चाओ ने हमारे छोटे समूह के पास आते हुए पूछा। उसके आदमी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब जब मुझे पता था कि मेरी बैंगनी ज्वाला उन्हें आसानी से मार सकती है, तो वे मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। साथ ही मैं धीरे धीरे उनके प्रति अपने डर पर काबू पा रहा था। कौन जाने, शायद भविष्य में मैं उनका शिकारी बन जाऊं, न कि वे मेरे। इन्हें मार डालो। थोड़ी दूरी से एक कराहती हुई आवाज आई। आवाज की दिशा में देखा तो जनरल फकफे जमीन पर पड़ा धीरे धीरे हमारी तरफ रेंगने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके शरीर से खून और अंदरूनी अंग बाहर निकल रहे थे। ये देखकर मैं दंग रह गया। ज्यादातर लोग तो जल्दी से मर जाते, लेकिन मेरी जान का दुश्मन ऐसा नहीं था। हेलो जनरल, मैंने उस आदमी के पास जाकर उसके सिर के सामने झुकते हुए कहा। मानवता का रक्षक बनकर कैसा लग रहा है? मैंने चारों ओर देखते हुए पूछा, यह जताते हुए कि यह सब उसने खुद ही किया है। उसने कहना शुरू किया और फिर अचानक हंसने लगा। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, मैं क्या कहूँ? मुझे कर्म का फल देखना अच्छा लगता था। तू कमीनी कुतिया, उसने हौंफते हुए कहा, जिससे मुझे जोर से हंसी आ गई।
मेरी आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ इतने चौंक गए कि उन्होंने अपना खाना छोड़कर मेरी तरफ देखा। मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण न समझते हुए वे वापस अपने भोजन पर ध्यान देने लगे। ओह जनरल, उम्मीद है अगले जन्म में आप थोड़ी और विनम्रता सीख लेंगे, मैंने उनके कान में फुसफुसाया, ठीक उसी समय जब वे अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। नाविक आपको आपके उचित स्थान तक पहुंचाए, मैंने कहा। मुझे नहीं पता था कि ये शब्द कहाँ से आए, लेकिन मुझे पता था कि ये वर्तमान स्थिति के लिए बिल्कुल सही थे। वह व्यक्ति मर चुका था, अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण अब और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मैंने उनकी पलकों को कसकर दबाया और उन्हें शांतिपूर्ण मृत्यु दी। खड़े होते ही मैंने अपने पीछे 4 आदमियों को एक सीधी कतार में देखा। भौहें चढ़ाकर मैंने पूछा, क्या तुम इन्हें मार डालोगे या हमें डेरा डालने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा? कहते हैं ना कि एक ही जगह पर 2 बार बिजली गिरती है, लेकिन मैं रात रुकने से पहले ही इस जगह से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। वांग चाओ ने सिर हिलाकर मेरी बात से मौन सहमति जताई। ये ज़ॉम्बी फिलहाल कोई खतरा नहीं थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि खून खराबे और मौत का मंजर किसी और झुंड को आकर्षित न कर ले, जो कम स्वादिष्ट मांस से ही संतुष्ट हो जाए। दिन हफ्तों में बदल गए और हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। हम राजमार्ग से दूर रहे, उसके समानांतर चलते हुए किनारे पर बने पेड़ों की छांवों में छिपना बेहतर समझा। इसका मतलब यह था कि हम आरवी मोटरहोम का इस्तेमाल करने की तुलना में धीमे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लियूयूज एक चेन जी हान और उनके आदमियों के लिए पर्याप्त जगह होगी या नहीं, इसलिए मैंने आरवी का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। आपूर्ति पहुंचाना अब भी अत्यंत महत्वपूर्ण था और हमने तय समय सारणी का पालन करते हुए आसपास के हर गांव, कस्बे और शहर तक पहुंचने का समय निकाला। ईश्वर की कृपा से हम राजमार्गों पर आसान शिकार की तलाश में घूम रहे अधिकांश, बल्कि लगभग सभी गिरोहों से बचने में सफल रहे और हमारे सैनिक नागरिकों की सहायता की गुहारों को अनसुना करने में भी सक्षम थे। एक बार फिर उन्होंने जनरल से दूसरों की मदद करने का सबक सीखा और लोगों को अपने साथ ले जाने की हर गुहार को ठुकरा दिया। लेकिन हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देना था, खासकर जब हम जे शहर जैसे बड़े शहर के पास पहुंचे। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।